भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और आप देख रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें करते हैं अपनी किसान भाइयों की समस्या का समाधान और जिसका नाम है कार्यक्रम हेलो किसान। जी हां दोस्तों, हेलो किसान लेकर एक बार फिर से हम आप सबके सामने हाजिर हैं और करेंगे अपने किसान भाइयों की समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से। हर बार की तरह खेती किसानी से जुड़े हुए अलग अलग विषय लेकर हम आते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों की लागत को कम करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके और उनके मुनाफे को बढ़ाया जा सके। अलग अलग विषय हर बार होते हैं। आज ऐसे कौन से विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जिससे आप जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं और लाइव आपके जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के विषय पर। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन को लेकर और साथ ही सर्दियों में पशुओं के आवास और पोषण प्रबंधन पर आपको कितना ध्यान रखना है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। अपने पशुधन को सुरक्षित रखना और उनसे सही समय पर सही फायदा लेते रहने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत फायदेमंद होनी चाहिए और बहुत ध्यानपूर्वक आप इसका ख्याल रखेंगे तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिल पाएगा। अब इन दोनों विषय से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं या जो भी संशय आपके मन में है उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको करना क्या है, 3 माध्यमों का इस्तेमाल करना हमेशा की तरह। सबसे पहला टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 1800-11-3060, 1800-11-3061। फ़ोन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आप बहुत समझदार हैं, आपको पता है कि टेलीविज़न की आवाज़ कम रखनी है और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके और बातचीत करते समय कोई अड़चन पैदा ना हो। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सअप करते समय भी आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जहां से अपना सवाल हमें लिख के भेज रहे हैं अपना नाम सवाल के साथ और जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी इस कार्यक्रम से जुड़ सककर अपना सवाल पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी जानकारी आप इन दोनों विषय से जानना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम से जुड़िए, अपने सवाल पूछिए और समाधान पाइए। अब वक्त हो गया उन लोगों से मिलने का जो लोग इस कार्यक्रम की आन बान शान है और करते आपकी समस्या का समाधान है। तो आइए रुक करते हैं सबसे पहले अपने खास एक मेहमान से, डॉक्टर मोहम्मद रियाज का। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप हैं पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार से। और आगे बढ़ते हैं और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता जी स्काइप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सहायक हैं आचार्य कृषि विज्ञान केंद्र जालंधर, पंजाब से। आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद रियाज जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रियाज जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सर्दियों का आधा मौसम बीत चुका है और आधा मौसम बाकी है और धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं इस मौसम की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। ऐसे समय में जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, पोषण और आवास प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है पशुधन को स्वस्थ रखने में, पशुपालकों की कमाई को बढ़िया करने में, मेंटेन करने में? देखिए, जैसा कि ये सर्दी का मौसम चल रहा है और इस वक्त पूरे उत्तरी भारत में खासकर बहुत कड़ाके की सर्दी है। कई कई दिन तक सूरज नहीं दिख रहा है, शीतलहर चल रही है। तो इस ठंडे मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। तो इसमें जिस प्रकार से हम मनुष्य लोग अपने इस मौसम में रहन सहन में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, अपने आहार में कुछ चेंजेस करते हैं जी, ताकि हम स्वस्थ रह सके, सर्दी से बच सके। इसी प्रकार से हमें अपने पशुधन को बचाने के लिए, ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए उनके आहार में भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होती है और उनके रहन सहन के लिए भी कुछ हमें विशेष प्रबंध करने होते हैं जिससे कि उन्हें हम ठंड के प्रकोप से बचा सके। अगर किसी पशु को ठंड का प्रकोप हो जाता है, उसे ठंडी लग जाती है, तो उसकी वजह से अगर दुधारू पशु है तो दूध का उत्पादन कम हो जाता है। बिल्कुल। और पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं और जिनका अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो पशु की कई कारणों में मृत्यु भी हो सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए ठंड के मौसम में बहुत ज़रूरी है कि उचित प्रबंधन किया जाए और ठंड के मौसम के अनुसार उनको चारा और आहार दिया जाए। तो इसका बहुत महत्व है जी। अब जी, तो इस मौसम में इन दोनों चीज़ों का बहुत महत्व है क्योंकि पशुधन से हमारे पशुपालकों की आजीविका जुड़ी होती है और न केवल आजीविका, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो पशु से हमारे जो पशुपालक हैं वो लाभ लेते हैं। तो उनके पशु सुरक्षित रहें और लगातार वो लाभ लेते रहें, इसके लिए दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और क्या कुछ खास है इसके अंदर, आइए एक रिपोर्ट के जरिए देख लेते हैं।
इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पाला पड़ रहा है तो कहीं शीतलहर चल रही है। ऐसे में पशुओं के रहने की जगह और उनके पोषण प्रबंधन को लेकर खास ध्यान रखने की जरूरत है। खास तौर से इस समय दुधारू पशुओं की खास देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि पशु अगर ठंड की चपेट में आ गए तो इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे दूध उत्पादन काफी प्रभावित होता है। ऐसे में उनके आवास और पोषण पर ध्यान दें। आवास की बात करें तो सर्दी में पशुओं को खुली जगह में न रखें, बल्कि ढके स्थानों पर रखें। रोशनदान दरवाजों और खिड़कियों को टाट या बोरे से ढक दें। पशु बाड़े में गोबर और मूत्र निकास की उचित व्यवस्था करें, जिससे वहां जल भराव न हो सके। पशु बाड़े को नमी से बचाएं और ऐसी व्यवस्था करें कि सूरज की रोशनी पशु बाड़े में देर तक रहे। सर्दी में पशुओं के नीचे साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। ज्यादा देर तक उन्हें गीले में न बैठने दें। धूप निकलने पर शेड के अंदर से बाहर निकालें। दोपहर से पहले ताजे पानी में पशुओं को नहलाएं। अगर पोषण की बात करें तो ठंड में बीमारियों से बचाने के लिए पशुओं को कम से कम 25% हरा चारा और 75% अच्छा सूखा चारा खिलाएं। ताजा और साफ पानी पिलाएं। पशु को सप्ताह में 2 बार गुड़ जरूर खिलाएं। साथ ही बिनौला, खल व खनिज मिश्रण दें। इसके अलावा कुछ दूसरी बातों का भी ध्यान रखें, जैसे कमजोर पशुओं को नहलाने की बजाय सूखे कपड़े और पुआल से रगड़कर उनके शरीर की सफाई करें। बिछावन में पुआल का इस्तेमाल करें। प्रसव के बाद पशु को ठंडा पानी न पिलाकर गुनगुना पानी पिलाएं। गर्भित पशु का विशेष ध्यान रखें। वह प्रसव में जच्चा बच्चा को ढके हुए स्थान में बिछावन पर रखकर ठंड से बचाएं। तो कुछ महत्वपूर्ण और बारीक बातें हमने इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की है। इसको और विस्तार से समझेंगे ज़मीनी स्तर पर, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता जी का दूसरे विषय का भी जान लेते हैं कुछ जानकारियाँ। डॉक्टर रोहित जी, बात मुर्गी पालन की कर रहे हैं। मुर्गी पालन के विषय की अगर हम बात करें, इस मौसम में मुर्गी पालन को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और किस प्रकार से जो मुर्गी पालक भाई हैं वो अपने मुर्गियों को सुरक्षित रखें, उनसे जो लाभ ले रहे हैं उनको लाभ लेते रहें, कोई समस्या अड़चन पैदा ना उसमें हो? जी, मुर्गी पालन का जो भी व्यवसाय है, जो भी किसान भाई मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये सर्दी का मौसम बहुत ही जरूरी हो जाता है मुर्गियों की देखभाल के लिए। इसमें विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि मुर्गियों को एक जो भी कड़ाके की ठंड है उससे उसका डायरेक्ट जो सीधा प्रभाव है उससे मुर्गियों को हमें सबसे पहले बचाना है, जिससे उनकी उत्पादकता पर कोई भी विपरीत प्रभाव ना पड़े। क्योंकि जो भी ठंड का मौसम होता है, सर्दी का मौसम है, इस समय जो भी अंडे आ रहे हैं, अंडे की किसानों को रेट भी अच्छी मिलती है। जो भी मीट आ रही है उनका उत्पादन की रेट काफी अच्छा मिल जाता है। इसलिए जरा भी उत्पादन उनका डाउन जाएगा, नीचे जाएगा, तो वो उनको नुकसान दे सकता है किसानों को। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि जो भी मुर्गियां, यदि अंडे वाली मुर्गियों को हम लोग पाल रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस अंडे देते रहें। यदि मांस वाली मुर्गियों को पाल रहे हैं तो वो मांस की जो वृद्धि है, जो उनकी वृद्धि है वो सुचारू रूप से चलती रहे। उनके जो भी फीड है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फीड में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा कि कौन सा फीड दें जिससे उनको अधिक से अधिक गर्मी वाला गर्मी फील हो, जिससे मुर्गियों की उत्पादकता बढ़े। साथ में जो भी उनका आवास प्रबंधन है, जिसमें हम उनको डायरेक्ट जो भी ठंडी हवा आ रही है उससे बचा सकें, जिससे उनको कोई भी जो सर्दियों में होने वाली बीमारियां हैं उससे भी हम लोग बचाव कर सकें। यदि बिछावन वाली प्रणाली में हम लोग मुर्गियों को रख रहे हैं तो उसकी व्यवस्था हमें अलग से करनी पड़ेगी। यदि हम पिंजरे में मुर्गियों को रख रहे हैं तो उसकी व्यवस्था इस मौसम में अलग से करनी पड़ेगी। तो अलग अलग तरीके से हमें मुर्गियों का ध्यान देना पड़ेगा, जिससे इस मौसम में भी हम अधिक से अधिक मुर्गियों से उत्पादन ले पाए। जी, तो मुर्गियों को भी इस समय बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक आपको रखने की ज़रूरत है, चाहे उनका पोषण प्रबंधन हो, चाहे आवास प्रबंधन हो, तभी आप उनसे अच्छा उत्पादन लेंगे और आप लगातार एक अच्छे मुर्गी पालक के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इसको और विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी भी एक रिपोर्ट आइए देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के बाद मुर्गी पालन सबसे ज्यादा आमदनी वाला व्यवसाय है। मुर्गी पालन 2 तरह से होता है, संगठित और असंगठित। कुल अंडा उत्पादन का 80% संगठित क्षेत्र से ही मिलता है। बाकी 20% हिस्सेदारी
असंगठित मुर्गी पालन की है। मुर्गी पालन के लिए आपको हेचरी से 1 दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। चूजों की बात करें तो आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े किसान 10,000 तक मुर्गियां पालते हैं, जबकि अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो 1,000 चूजों से भी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि इस समय सर्दी का मौसम है और ठंड का अंडा उत्पादन पर असर न पड़े, इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान भी रखना होगा। जैसे मुर्गियों को ठंड से बचाएं। इसके लिए बाड़े की बगलों पर मोटे टाट के बने पत्ते इस तरह लगाएं कि ठंडी हवाओं के झोंकों से मुर्गियों को बचाया जा सके। मुर्गियों को ज्यादा ठंडा पानी न देकर गुनगुना पानी पिलाएं। सर्दियों में मुर्गियों की भूख बढ़ जाती है, ऐसे में उनके दोने हमेशा दाने से भर कर रखें। मुर्गियों के बाड़े में बिछा भूसा सूखा होना चाहिए। उस पर पानी रिस जाए तो तुरंत गीला बिछावन हटाकर वहां सूखा बिछावन डाल दें, नहीं तो मुर्गियों को ठंड लग सकती है। मुर्गियों के बाड़े का रोजाना निरीक्षण करें। सुस्त मुर्गियों की पशुओं के डॉक्टर से जांच करवाकर उन्हें दवा दें। इसके अलावा मुर्गी घर में साफ सफाई भी रखें, इससे मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। तो मुर्गियों को भी स्वस्थ रखना कितना आवश्यक है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखा, और कितने तरीके से आप रख सकते हैं, क्या क्या कदम उठा सकते हैं, वो भी हमने इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की है। डॉक्टर रियाज जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रियाज जी, जिस तरीके से हम बात करें, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे पशुपालन का पोषण प्रवास और आवास प्रबंधन हो, हम बात करते हैं जो इसमें पशु हैं उनके पोषण को लेकर सबसे पहले बात करते हैं। इस समय पोषण किस प्रकार से होना चाहिए? क्या सिर्फ हरे चारे को लेकर जो पशुपालक भाई वो आगे बढ़ें, या फिर जिससे हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिसका इस्तेमाल करके उनके शारीरिक तापमान को मेंटेन किया सकता है, क्योंकि बाहर आप देखें ठंड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए, जहाँ तक पशुओं के चारे का सवाल है, चाहे कोई भी मौसम हो, पशुओं के लिए हमें 3 प्रकार के चारे देने होते हैं जी, जिसमें एक हरा चारा है, सूखा चारा है और तीसरा है संतुलित अनाज या संतुलित दाना भी उसको कहते हैं। तो अब जैसे इस समय सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में पशुओं को सर्दी के प्रभाव से बचाने के लिए हमें ऐसा चारा देने की आवश्यकता होती है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, ये सारे तत्व हों, जिससे कि जो चारा है वो अधिक ऊर्जावान हो, या अगर और इसको मैं सीधे शब्दों में कहूँ, ऐसा चारा हो जो कि शरीर को गर्म रखे, शरीर को अधिक ऊर्जा दे, गर्मी प्रदान करे, जिससे कि पशु के अंदर जो रोगों से लड़ने की एक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका विकास हो और वो ठंड के प्रभाव से अपने आप को बचा सके। तो इसलिए इस प्रकार के चारे की अगर बात की जाए, तो जैसे सबसे पहले मैं हरे चारे की बात करूं, एक जो वयस्क पशु होता है, गाय या भैंस है, उसे तकरीबन 20 से 30 किलो हरे चारे की रोज आवश्यकता होती है। और इस मौसम में बरसीम है और रिचका है, जई है, ये हरे चारे आमतौर पे उपलब्ध होते हैं इधर कई सारे क्षेत्रों में। और सूखे चारे की अगर बात की जाए, तो सूखे चारे में आमतौर पे गेहूं का भूसा दिया जाता है, लेकिन गेहूं के भूसे के साथ साथ इस मौसम में ज्वार और बाजरा भी उपलब्ध होता है। तो ज्वार और बाजरा अगर उपलब्ध हो तो वो भी सूखे चारे में दिया जा सकता है, क्योंकि इसको गर्म तापमान का माना जाता है, इसके प्रभाव को गर्म माना जाता है शरीर में, तो उसको देने से भी ठंड से बचाव मिलता है पशु को। और तीसरा है जो संतुलित अनाज है या दाना है, ये संतुलित अनाज में कैल्शियम, फास्फोरस और बाकी सारे जो प्रोटीन वगैरह है, ये सब हाई मात्रा में होते हैं, तो इससे भी उसके शरीर को तापमान को मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अब किसान भाइयों के लिए बताना चाहूँगा, आपको संतुलित दाना जो देना है, 1 किलो जो संतुलित अनाज है वो 2.5 से 3 किलो अगर आपका पशु दूध दे रहा है, तो उस पर आपको 1 किलो संतुलित अनाज देना चाहिए। और जो 1 किलो संतुलित अनाज बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 30% करीब उसमें लेना होता है कोई अनाज, जैसे कि गेहूं का दलिया ले सकते हैं,
इसी तरीके से 30% उसमें लेना होगा चुनी, जो दालों का या चने का छिलका होता है वो लेंगे, और 30% उसमें ले सकते हैं खली। जैसे इधर उत्तर भारत में सरसों की खली आमतौर पे प्रयोग की जाती है, लेकिन ठंड के मौसम की अगर बात करें तो मूंगफली की खली ले सकते हैं, तिल की खली ले सकते हैं, ये थोड़ी गर्म प्रभाव वाली मानी जाती हैं। और इसके बाद में 5% उसमें हमें करीब गुड़ मिलाना होता है, 2% उसमें लगभग हम कैल्शियम का पाउडर मिलाएंगे, 2% उसमें मिनरल मिक्सचर मिलाएंगे और 1% आयोडीन नमक मिलाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा एक मिश्रण जो है वो तैयार हो जाता है और इसको रात को भिगो के रख दें, सुबह तक पानी में डाल के भिगो के रख दें, सुबह तक ये फूल जाता है। तो इसको सूखे चारे के साथ मिलाकर अगर आप अपने पशु को देंगे तो इससे आपके पशु के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ेगी और उसका दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और सर्दी से भी पशु को बचा सकते हैं। जी, तो संतुलित अनाज का उपयोग करके भी आप अपने पशु को इस समय मौसम की मार से बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और जो से उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी आप कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार विपिन जी। जी सर, मैं जानना चाह रहा था कि हमारी भैंस का भी भैंस बयान हुआ है लगभग 20 दिन पहले, और सर उसको 7-8 दिन तक तो वो ठीक लगी, अभी कुछ दिन पहले रेड वाटर बीमारी हुई है, तो इसका सर क्या इलाज है और एक लगभग कितने दिन में ठीक हो जाएगी और क्या देख रेख करनी चाहिए रेड वाटर की? जी डॉक्टर रियाज जी, बहुत गंभीर समस्या हो गई है। हमारे दर्शक हैं विपिन सागर जी, विपिन है सागर से, इनकी समस्या का समाधान कीजिए। देखिए, रेड वाटर ये लक्षण पूरे इन्होंने बताए नहीं है। रेड वाटर जो आमतौर पे कहते हैं बवेसियोसिस हो जाता है, एक रोग जो कि ब्लड के अंदर ब्लड प्रोटोजोन पैरासाइटिक एक ये डिजीज़ है, और इसमें जो पेशाब है उसका यूरिन है वो थोड़ा कॉफ़ी कलर का हो जाता है, तो उसको आमतौर पे ये कहते हैं। तो इस बीमारी के लिए इनको पशु चिकित्सक से संपर्क करना होगा, कोई घरेलू इलाज से ये ठीक नहीं हो पाएगा। इसके अंदर डिमिनाजिन एसिचुरेट एक दवा आती है, वो खासकर इसमें देनी होती है, या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होता है, वो इंट्रावीनस उसकी डोज दी जाती है। लेकिन उसकी डोज कितनी देनी है, कितने दिन तक देनी है, उसके लिए इन्हें अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना होगा, उसका इलाज कराएं, और अन्यथा ये बीमारी उसके लिए हानिकारक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। जी, तो विपिन जी, आप जितनी जल्द हो सके अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और पशु चिकित्सा अधिकारी को दिखाकर अपनी भैंस को स्वस्थ करें, ऐसी हम कामना करेंगे और ऐसी अपेक्षा भी करेंगे आपसे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार तमाम सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से हम लेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, रुक कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। नंदस्वरूप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ, जो मुर्गी पालन हम लोग करते हैं तो लेयर का करते हैं, दूसरा जो अंडे के लिए करते हैं तो ठंडक में जो है बॉयलर का करते हैं, तो ठंडक में हमें इन दोनों मुर्गियों को हमको किस प्रकार से बचाना है, इनकी किस प्रकार से हमें राशन पानी आहार देना है जिससे हमारी मुर्गियों का बढ़ाव हो।
जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। डॉक्टर रोहित जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रोहित जी हमारे दर्शक हैं, नंदस्वरूप हैं, बाराबंकी से हैं, उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में पारा आप देख रहे हैं किस तरीके से गिर रहा है, कितनी ठंड हो रही है। ऐसी स्थिति में हमारे जो दर्शक हैं, इनको मुर्गी पालन को लेकर क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये अंडे का उत्पादन अच्छी तरीके से ले, उसकी जो अंडा उत्पादन उसमें कमी ना हो, और क्या कुछ बातें ध्यान में रखें हैं? जी बिल्कुल। जब भी हम मुर्गी पालन की बात करते हैं तो मुर्गी पालन में हम लोग अंडे की मुर्गियों को अलग पालते हैं और मीट वाली मुर्गियों को हम लोग अलग पालते हैं। इन दोनों ही मुर्गियों में विशेष बात ये रहती है कि हमें इनकी ब्रूडिंग अच्छी तरह से करानी पड़ती है। ब्रूडिंग मतलब जब भी हम छोटा चूजा, 1 दिन का बच्चा जब हम लोग अपने फार्म पे लेके आते हैं तो उसको बाहरी जो भी वातावरण का तापमान है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, नहीं तो उनसे ठंड के कारण उनकी मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ठंडी के मौसम में बाहर का तापमान बिल्कुल कम होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो भी मुर्गियों का जो भी बाड़ा है या फिर जिस कमरे में मुर्गियों को रख रहे हैं उसका तापमान लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो किसान ये जरूर निश्चित करें कि मुर्गियों के आसपास का जो भी तापमान है वो इस लेवल पर रहना चाहिए जब मुर्गियां छोटी हैं। धीमे धीमे मुर्गियां जब भी बड़ी होती आती हैं तो हम उनके तापमान कम कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत की अवस्था है, जैसे यदि हम अंडे वाली मुर्गियां रख रहे हैं तो 0 से लेके 8वें हफ्ते तक, 8वां हफ्ता मतलब 2 महीने तक की उम्र के लिए, उम्र जब तक हो जाती है मुर्गियों की, तब तक हमें बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा तापमान का, क्योंकि यदि तापमान में जरा भी कम होगा तो उससे मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ सकती है। इसके बाद जब मुर्गियां 8 हफ्ते के बाद आगे जब बढ़ती हैं तो उनकी ग्रोअर स्टेज आ जाती है। ग्रोअर स्टेज ये लगभग 18 हफ्ते तक चलती है। 18 हफ्ते के बाद मुर्गियां अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। तब उस फेज को हम लोग लेयर फेज बोलते हैं कि वो अंडा देना स्टार्ट हो गया। इन तीनों फेज में ये 3 फेज रहती हैं। एक चिक वाली फेज होगी, बच्चे वाली फेज, उसके बाद ग्रोअर फेज बीच की, उसके बाद अंडे देने वाली जो 18 हफ्ते के बाद है। तो इन तीनों फेज में हमें इनके जो भी उम्र के हिसाब से हमें इनका फीड देना पड़ेगा, दाना देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मुर्गियों को दाने पे ही पालते हैं। तो इनकी जो भी चूजा है, जब चिक स्टेज है तो उसकी जो फीड है वो अलग है। स्टार्टर फीड रहेगी, बीच वाली जो मुर्गियां रहेंगी उनकी ग्रोअर फीड रहेगी, और जब अंडे देना स्टार्ट कर देंगी तो अंडे वाली जो भी खुराक हमको मुर्गियों को देनी पड़ेगी। जी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं उनके बाड़े की, जब भी जो भी सर्दियां आ गई हैं तो एकदम से कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए हमें उनका वेंटिलेशन, जो भी आसपास जो भी शेड है उसमें हमने आसपास जो पर्दे लगा रखे हैं उनका जो भी प्रबंधन है वो बहुत विशेष तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मुर्गियों का अंदर वेंटिलेशन, हवा की आवाजाही भी सुनिश्चित करनी है। साथ ही साथ हमें तापमान को भी नियंत्रित रखना है। तो जब भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो मुर्गियों के जो भी बाड़े हैं उसमें पर्दे डाल के रखें, पूरे पर्दे डाल के रखें। यदि आपको लग रहा है कि अंदर वेंटिलेशन कमजोर है या वेंटिलेशन प्रॉपर हवा की आवाजाही नहीं हो पा रही है तो जब भी पर्दे खोलें तो ऊपर की तरफ से खोलें, जिससे जो भी गंदी हवा है वो ऊपर की तरफ से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद ये हो गया प्रबंधन, हो गया उसका बाड़े का प्रबंधन। साथ में जब भी टेम्परेचर और ज्यादा डाउन चला जाता है, तापमान डाउन चला जाता है, तो हीटर या बुखारी की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे अंदर के तापमान को भी नियंत्रित कर सके, जिससे उनकी अंडे देने की दर घटेगी नहीं। थोड़ा ही बहुत हमें उनके मुर्गियों के जो भी खान पान है, जो भी फीड में भी बदलाव करना पड़ता है। जैसे बाजरा, इस बार हम फीड में बाजरा को ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म रहता है, तो मुर्गियों को थोड़ी सी गर्मी प्रदान करेगा, जिससे मुर्गियां पूरी तरीके से खा भी लेंगी। साथ में जब भी हमें पानी की बात करते हैं, पानी भी उनको जब भी देना है ताजा पानी देना है, और गुनगुना पानी हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे मुर्गियों में डिहाइड्रेशन की दिक्कत नहीं आए। क्योंकि जब भी ठंडी ज्यादा पड़ने लगती है तो मुर्गियां पानी पीना बंद कर देती हैं, क्योंकि पानी बहुत चिल्ड रहता है। तो उस चीज से बचाने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मुर्गियां पानी हमेशा पिए, जिससे उनको डिहाइड्रेशन की दिक्कत ना हो। यदि पानी पिएंगी तभी उनका जो भी वो खाना खा रही है वो अच्छी तरह से हजम होगा और वही उत्पादन में आएगा। तो इन सारी विशेष बातों का ध्यान रखें इस मौसम में, तो अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी, नंदस्वरूप जी, आप इन तमाम बातों का ध्यान रखिए और इसी प्रकार से अपनी मुर्गियों को सुरक्षित आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। राजेश सिंह हैं बक्सर, बिहार से। राजेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा कहने का सर मतलब है, एक 4-5 साल का भैंस का बच्चा है, जैसे पड़िया बोलते हैं हम लोग जी, उसका कान के बगल में जबड़ा के पास में एक पथरी सा हो गया है सर जी।
वो ठीक है नहीं हो रहा है, कितना सुई दवाई कराते हैं, थोड़ा पचकता है फिर जस का तस रह जाता है। कितने दिन हो गए बताइए ना। जी राजेश जी, कितने दिन हो गए इस समस्या को हुए? अरे उसका तो सर 2-3 साल हो गया जी, 2.5 साल। अच्छा, अब क्या उम्र है आपकी पड़िया की? पथली जैसा घाव जैसा रहता है ना एकदम। जी जी जी, आपकी समस्या को समझ गए। जी जी, आप समाधान आप सुनिए डॉक्टर। है गलता फुल कुछ नहीं है जी, घाव सही नहीं हो रहा। जी डॉक्टर रियाज जी हमारे दर्शक हैं, इनकी पड़िया है, मतलब भैंस का बच्चा है, उसके यहाँ मुंह के पास कोई घाव सा हो गया है, 2-3 साल हो गया, कई सुई दवाई भी करा ली इन्होंने, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही है। क्या समस्या है, इनको थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से, कोई घाव है और कई साल से आप इलाज करा रहे, ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एक क्रोनिक केस है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें जांच कराएं। अगर आप बहुत इलाज करा चुके हैं उसके बाद में भी सही नहीं हो रहा है, इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगाए जाते हैं घाव सुखाने के लिए और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की भी ज़रूरत होती है और कई बार उसमें ऑइंटमेंट लगाने होते हैं। अगर आप ये सब कर चुके हैं उसके बाद में भी घाव सही नहीं हो रहा है तो आप जो भी पशु चिकित्सक आपके नज़दीक में हैं आप उनसे बात कीजिए। इसमें कल्चर सेंसिटिविटी एक टेस्ट होता है, वो करवाएं। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट से ये पता चलेगा कि इस घाव के लिए कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाए जिससे कि ये घाव सूख सके, क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक्स का बहुत गलत प्रयोग होने की वजह से रेसिस्टेंस डेवलप हो गई है और कई बार घाव जो हैं वो सही नहीं होते, इन्फेक्शन सही नहीं होते क्योंकि एंटीबायोटिक अपना काम नहीं कर पा रहा होता है। तो आप कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करा सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एंटीबायोटिक देने से ये घाव सही हो पाएगा और उसके बाद मैं समझता हूँ उसकी कुछ दिन इंजेक्शंस लगेंगे, वो घाव निश्चित ही सही हो जाएगा। जी, तो राजेश जी आप इस तरीके से अपनी भैंस की जो बच्चे हैं, यानी जो आपकी भैंस की पड़िया में समस्या है उसका समाधान आप कर सकते हैं और हम अपेक्षा करेंगे कि आपकी जो पड़िया है वो जल्दी से स्वस्थ हो और आप उसको स्वस्थ रूप से देख पाएँ। डॉक्टर रियाज जी, आपने थोड़ी देर पहले संतुलित अनाज का जिक्र किया, उसमें अलग अलग मात्रा में आपने जिक्र किया था कि पोटेशियम, कैल्शियम और जो तमाम तत्व हैं उसका इस्तेमाल इस प्रकार से करना चाहिए। इन अनाजों का इस्तेमाल क्या हम पशु की हर एक अवस्था पे कर सकते हैं या अवस्था भी निर्धारित करती है कि कितनी मात्रा में आपको इन तत्वों का इस्तेमाल करना है? साथ ही जो गर्भ धारण किए हुए पशु इस समय हैं उनका विशेष तौर पर किस प्रकार से यहाँ पर पोषण होना चाहिए, कितनी मात्रा में इन तत्वों का इस्तेमाल होना चाहिए, किस प्रकार से उनका देखभाल करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म वाली चीज़ें देंगे तो क्या उनसे उनको नुकसान भी हो सकता है? हाँ, देखिए, जो मैंने आपको मात्रा बताई थी ये संतुलित अनाज की, इस संतुलित अनाज को बनाने का तरीका तो यही रहेगा, लेकिन इसकी मात्रा में फ़र्क आता है। जैसे इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है तो इस वक्त उसमें उसकी थोड़ी मात्रा ज़्यादा दी जा सकती है और जनरली हम जो दुधारू पशु हैं उसमें 2.5 लीटर दूध अगर दे रहा है पशु तो प्रत्येक 2.5 लीटर दूध पे 2.5 से 3 लीटर दूध पे 1 किलो हम उसको ये संतुलित अनाज देते हैं। इसके अलावा मौसम का भी प्रभाव हमें देखना होता है। अगर ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है तो हम उसमें थोड़ी सी कैल्शियम की मात्रा बढ़ा सकते हैं, फास्फोरस की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने जैसे कि कहा कोई गाभिन पशु है तो उसके लिए भी ये मात्रा दी जा सकती है इसकी। 1 किलो आप संतुलित अनाज जो है लगभग उसको दीजिए चारे में मिलाकर। और दूसरी चीज़ ये भी देखनी होती है कि वो कौन सी अवस्था में है इस समय गर्भावस्था की। अगर वो लास्ट की स्टेज चल रही है, बिल्कुल लास्ट के 1 महीना 2 महीना बचा है तो उस समय पे उसको बहुत ज़्यादा कैल्शियम नहीं देना होता है। लेकिन चूंकि जो पशु जिसके पेट में गर्भ है, बच्चा है, तो उसको अधिक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो ये संतुलित अनाज भी उसको दें, हरा चारा भी उसको दें और सूखा चारा भी उसको दें। उसकी बॉडी के हिसाब से, बॉडी वेट कितना है और उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। छोटा पशु है तो उस हिसाब से मात्रा को कम कर सकते हैं और बड़ा पशु है तो उस हिसाब से मात्रा उसकी बढ़ा सकते हैं। जी, तो संतुलित अनाज देने की जो क्रिया है उसको आप किस तरीके से मैनेज करें, इसको भी डॉक्टर रियाज जी ने बेहतर तरीके से समझाया। फिलहाल एक दर्शक हैं मनदीप जी, उनका रुख कर लेते हैं रेवाड़ी से। मनदीप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मनदीप जी, आप हमें सुन पा रहे तो सवाल पूछिए अपना। चलिए, संपर्क लगता है टूट गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज जी का। डॉक्टर रियाज जी, ये तो संतुलित अनाज की बात हो गई, अब बात करते हैं हम कि जिस तरीके से पोषण हुआ और आवाज़ की अब बात कर लेते हैं। आवाज़ से पहले एक बार और एक चीज़ का जिक्र कर देता हूँ। जैसे ठंडे पानी की बात हुई, इस मौसम में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है और हम ज़्यादातर पशुपालक भाई क्या करते हैं, एक बार पानी रख दिया तो उसके बाद शायद ही उसका टेम्परेचर नापते होंगे और ऐसे में पशु को पानी पीना पड़ता है। तो जो पशु को पीने वाला जो पानी है उसके तापमान को नियंत्रित करना कितना अनिवार्य है और कितना अनुकूलित तापमान उनके शरीर के हिसाब से होना चाहिए? क्या बीच बीच में पानी को गर्म करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, क्या क्रिया करना चाहिए?
देखिए, इस मौसम में पानी का बहुत अधिक महत्व है। आमतौर पे क्या होता है, जो टैंक में रात का भरा हुआ पानी होता है वो पानी लोग अपने पशु को दे देते हैं। जो पानी टैंक में रात का भरा हुआ है वो सुबह तक बहुत ठंडा हो जाता है, और अगर ये ठंडा पानी आप देंगे अपने पशु को, एक तो पशु पहले से ही मौसम की जो ठंड है उसको झेल रहा है, ऊपर से आपने उसको पीने के लिए ठंडा पानी दे दिया तो निश्चित ही पशु बीमार होगा, स्ट्रेस होगा उसके अंदर और उसको ठंड का प्रकोप हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने पशु को या तो गुनगुना पानी पिलाएं। अगर टैंक का भरा हुआ रात का पानी है तो आप उसे गुनगुना कर लें, थोड़ा सा गर्म करें, गुनगुना हो जाए वो पिलाएं। गुनगुना नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो नल का ताज़ा पानी होता है, ताज़ा पानी भी ठंडा नहीं होता है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ताज़ा पानी उसको पिलाएं, लेकिन रात का रखा हुआ बासी ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिलाएं। जी, तो पानी पिलाने की जो क्रिया है उसको भी आपको खासकर ध्यान रखना है, खासकर इस मौसम की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से पानी का इस्तेमाल इस समय पशुओं में होता है वो भी कहीं ना कहीं पशुओं के स्वास्थ्य पर असर डालता है। रुक करते हैं डॉक्टर रोहित जी का। डॉक्टर रोहित जी, हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र से जो मुर्गी पालक हैं उनके बारे में। अब कई बार हम ऐसे देखते हैं कि गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे जो मुर्गी पालक हैं उनके पास अच्छी खासी व्यवस्था नहीं होती, खुले में मुर्गी पालन करते हैं। ऐसे मुर्गी पालकों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो ध्यान रखें ताकि उनकी मुर्गियां सुरक्षित रहें और सही तरीके से वो भी उनसे फ़ायदा लेते रहें? जी बिल्कुल। जो भी किसान छोटे लेवल पर मुर्गी पालन कर रहे हैं, जिसको हम लोग बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा इस मौसम में थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि जब भी वो मुर्गियों को दिन के समय क्या रहता है कि वो मुर्गियों को अपनी खुला छोड़ देते हैं, उस समय तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब भी हम लोग शाम के समय है, जब मुर्गियों को अंदर कमरे में वो बंद कर देते हैं, तो उस समय उनके वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनका जो भी मुर्गियों को रात में जहां पर रख रहे हैं उसका कमरा बिल्कुल बंद कर दिया, तो यदि हवा की आवाजाही नहीं रहेगी तो मुर्गियों को घुटन हो सकती है और सांस संबंधित कोई भी बीमारी हो सकती है। होता क्या है, इस समय मुर्गियां थोड़ा सा दाना चुगने में भी उनको दिक्कत आती है। जब वो बाहर मतलब घूम के कोई अपना दाना चुगती हैं तो उनको प्रॉपर उनको फीडिंग नहीं हो पाती है, फीड नहीं मिल पाता है। तो किसान ये भी देखिए कि जब भी वो शाम को मुर्गियों को अंदर कर रहे हैं तो उस समय उनके जो भी आहार की जो भी जरूरत है, पूरे दिन के जो भी लगभग 50% वो जरूरत वो रात के समय उनकी पूरी करें, रात में वो अंदर ही उनको फीड दें, जिससे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और मुर्गियां स्वस्थ भी रहेंगी। तो इन सारी व्यवस्थाओं, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर वो छोटे लेवल पे जो भी बैकयार्ड में पोल्ट्री रखे हुए हैं, मुर्गियां रखे हुए हैं, तो अच्छी तरह से प्रबंधन कर सकते हैं और अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। जी, तो जो खुले क्षेत्र में किसान भाई हैं या छोटे स्तर पर जो किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं वो भी इस चीज़ का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखकर अपनी मुर्गियों को सुरक्षित रख सकते हैं और मुर्गियों से अच्छा खासा उत्पादन भी समय समय पर लेते रह सकते हैं। एक दर्शक है हमारे साथ, राजकुमार है हिसार हरियाणा से, उनका सवाल हम लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के उस पार राजकुमार जी आप जुड़ गए तो अपना सवाल पूछिए। राजकुमार जी आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। राजकुमार जी, अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप एक ब्रेक के उस पार का इंतजार कीजिए, आपके सवाल को फिर से शामिल किया जाएगा और फिर से आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपना समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान, जल्द लौट रहे हैं। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर रियाज जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रियाज जी, हम देखते हैं कई बार इस मौसम के अंदर जो पशु होते हैं उन पशुओं के आँख से नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। हालांकि कई तरह की व्यवस्थाएं भी किसान भाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या आती है। ये समस्या क्यों है, उसका किस तरीके से निवारण किया जा सकता है? देखिए, पशु अगर ठंड के प्रकोप में आ रहा है, जैसे उसको ठंड लग गई है, तो उसके शुरुआती लक्षण यही होते हैं कि उसमें पशु में नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा, आँखों से उसकी पानी आना शुरू हो जाएगा और पशु को खांसी भी हो जाती है
तो ये लक्षण उसमें ठंड के प्रकोप की वजह से देखने को मिलते हैं। और उसका उपाय यही है कि जैसे ही आपको लगे कि आपके पशु को ठंड का प्रकोप हुआ है, उसे शीत लगी है, तो आप उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करें। अगर उसका नॉर्मल से टेम्परेचर कम है तो उसको आप ऐसे वातावरण में रखें कि जो गर्म हो, और उसको इस प्रकोप से बचाने के लिए प्राथमिक उपचार के तौर पे आप उसमें हीटर का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लोअर वगैरह चला सकते हैं अपनी पशुशाला में, और 100 वाट के बल्ब लगा सकते हैं 1-2, जिससे गर्माहट होगी वहाँ पे। पीने के लिए पशु को आप गर्म थोड़ा गुनगुना पानी पिलाएं उसको, और उसको अच्छा खनिज लवण दें, और जैसा कि मैंने संतुलित आहार, संतुलित अनाज बताया, वो उसको खिलाएं। कैल्शियम फास्फोरस की उसको अच्छी मात्रा दें, और ये सब करके अगर उसके शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाता है और ठंड का प्रकोप में कमी आती है तो ठीक है। अगर इसके बाद में भी सही नहीं होता है तो फिर आपको पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। जी डॉक्टर रियाज जी, अब आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक हैं हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। दीपक हैं पानीपत हरियाणा से। दीपक जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, गाय है ना, बार बार रिपीट हो रही है। गाय है, उसको क्या समस्या है? बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा, बार बार हीट हो रही है। जी हाँ, रिपीट। जी, आपकी समस्या को समझ गए हम। डॉक्टर रियाज जी, क्या समाधान है इनका? देखिए, इनका कहना है कि बार बार गाय रिपीट हो रही है। मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि ये इनकी गाय हीट में आती है, ये उसको इंसेमिनेशन करवाते हैं लेकिन वो रुक नहीं रही है, रिपीट हो रही है। आमतौर पे किसान लोग इसी तरीके से अपनी बात को बताते हैं। तो इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। वो कंसीव क्यों नहीं हो रही है? इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस सांड से आप उसका इंसेमिनेशन करवा रहे हैं उसमें कोई कमी हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इनकी गाय में ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये उसको सही समय पे इंसेमिनेशन नहीं करवा रहे हैं। यदि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे होंगे तो भी उसमें ये सारी बातें लागू होती हैं कि सही समय से उसको ये क्रॉसिंग नहीं करवा रहे हैं। तो एक बात पहले ये बता दूं कि जब आपकी गाय या भैंस जो भी है हीट में आती है, यदि वो रात में बोलना उसने शुरू किया, तार टपकाना शुरू किया, हीट में आई, लक्षण उसने शो किए, तो उसके 12 घंटे के बाद में आपको उसको ले जाके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या नेचुरल इंसेमिनेशन उसमें करवाना है। इसका मतलब ये है कि रात में अगर आई तो अगले दिन सुबह में उसको करवाना है। लेकिन कई बार गाय भैंसों में क्या होता है, जो ओव्यूलेशन होता है वो थोड़ा डिले होता है, तो सुबह की बजाय उसमें दोपहर तक या अगले दिन शाम तक जाके ओव्यूलेशन हो रहा है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जब भी हीट में आए तो अगर सुबह में आ रही है तो एक बार शाम को उसको आप एआई करवाएं और एक बार फिर अगले दिन सुबह में करवाएं, यानी कि 12 घंटे के गैप से 2 बार उसमें इंसेमिनेशन करवाएं तो बेहतर रहेगा। उसके बाद में भी यदि नहीं आती है तो इसमें कई प्रकार के हार्मोन्स के इंजेक्शंस बाजार में अवेलेबल हैं, और जब उसको आप एआई करवाएंगे तो उस समय पे एक इंजेक्शन लगवाना होगा। वो इंजेक्शन लगवाने से क्या होता है, पशु इमीडिएटली तुरंत जो है उसमें अंडे प्रोडक्शन होना शुरू हो जाते हैं और उससे गर्भधारण हो जाते हैं आमतौर पे। तो उसके लिए आपको चिकित्सक से संपर्क करें, वो इंजेक्शन आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, उसको लगवा के आप एआई करवाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप समाधान पालेंगे। बिल्कुल। इसके साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। राजकुमार हैं हिसार हरियाणा से। राजकुमार जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। आप राजकुमार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। राजकुमार जी, लगता है संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं, चलिए रुक करते हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता जी का। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, अब आपका रुख करते हैं और जानते हैं कि मुर्गियों को लेकर इस समय और क्या कुछ खास हम बात ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें ब्रोंकाइटिस को लेकर तो इस समय क्या मुर्गियों में ये खतरा ज़्यादा हो जाता है और किस प्रकार की सावधानी बरतें? आवास और पोषण प्रबंधन तो आपने बताया है, इसमें क्या खासकर सावधानी बरतनी होनी होती है और साथ ही साथ इसके लक्षण को कैसे पहचानें? जी बिल्कुल। जो भी ब्रोंकाइटिस की जो भी बीमारी है जो मुर्गियों में होती है वो सांस से संबंधित बीमारी है। सांस से संबंधित बीमारी इस समय ज्यादा हो जाती है मुर्गियों को, और क्योंकि जैसे हम लोग देख सकते हैं कि आसपास की जो भी हवा है वो काफी ठंडी रहती है, और जब यही ठंडी हवा उनके मतलब नाक से अंदर लंग्स में जाती है तो वो ये सारे ब्रोंकाइटिस के लक्षण पैदा करती है, ब्रोंकाइटिस की बीमारी पैदा करती है, जिसमें सबसे ज्यादा कि नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, जो भी सांस ले रही है उसमें खर खर की आवाज आती है, तो वो हम लोग एक सुन सकते हैं। इसके साथ ही एक सीआरडी की भी प्रॉब्लम जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज होती है वो भी इस समय काफी ज्यादा मुर्गियों में देखने को मिलती है। वो भी सांस से संबंधित ही बीमारी है जो माइकोप्लाज्मा से होती है। तो इन सब जो भी सांस से संबंधित बीमारी है इस वाले मौसम में बढ़ जाती है। तो विशेषकर हमें ध्यान इसी बात का रखना पड़ेगा
की सबसे ज्यादा है वेंटिलेशन। यदि हमने वेंटिलेशन प्रॉपर रखा है, हवा की आवाजाही अच्छी तरह से सुनिश्चित की है, तो जो भी अमोनिया क्या रहता है कि जो भी लिटर है या फिर उनकी जो भी ड्रॉपिंग है उससे अमोनिया गैस निकलती रहती है। जो भी मुर्गी का बाड़ा है, मुर्गी का जो भी शेड है, वहां पे अमोनिया बनती रहती है। यदि वो अमोनिया उनके शेड में इकट्ठी होती आएगी तो वो बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, ब्रोंकाइटिस की बीमारी या सांस से संबंधित बीमारियां। तो यदि हम जब भी कोई भी वेंटिलेशन है उसको सुनिश्चित अच्छी तरह से करेंगे, हवा की आवाजाही अच्छे से रहेगी, तो ये बीमारी आने के चांस कम हो जाएंगे। साथ में तापमान को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। जैसा हम लोग देखते हैं कि मुर्गियों के लिए जो भी एक जो अच्छा तापमान रहता है, जो कंफर्ट जोन वाला तापमान रहता है, वो लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। यदि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तकरीबन हम लोग तापमान को नियंत्रित करते हैं तो इस बीमारी की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। साथ में देखते हैं कि इस वाले मौसम में हवा में नमी भी रहती है। तो यदि हम लोग लिटर या फिर बिछावन पर हम लोग मुर्गियों को पाल रहे हैं तो हमें ये भी बात को देखना पड़ेगा कि वहां पर पानी ना रहे, कोई भी नमी ज्यादा ना रहे, तो उससे भी ये बीमारियां ज्यादा रहती हैं, क्योंकि इस समय पानी सूखता नहीं है और वही जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन में योगदान देता है वही नमी। तो उस चीज को भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी बिछावन है उसमें नमी की मात्रा कम से कम रहे, जिससे हमारी मुर्गियां बची रहें। साथ में मुर्गियों की जो भी अवस्था है, यदि मुर्गियां जब छोटी है, जो चिक स्टेज है, चूजे वाली अवस्था है या ग्रोअर है या लेयर वाली स्थिति है, तो उसके हिसाब से हमें उनका वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा कि जितनी मुर्गियों की उम्र है उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि मुर्गियों की अलग-अलग। रोहित गुप्ता जी, मैं वैक्सीनेशन पर आपसे जानकारी अलग से लूंगा, लेकिन फिलहाल एक दर्शक है, उनका सवाल ले लेता हूँ, फिर लौटता हूँ आपके पास। राजकुमार जी हैं बलिया उत्तर प्रदेश से। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए आप। राजकुमार जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से रुक करते हैं। जी राजकुमार जी, आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए अपना। जी जी, यही कि भैंस के नाक से पानी गिर रहा है। कहां से पानी गिर रहा है? नाक से पानी गिर रहा है। कौन सा पशु है आपका? भैंस है। जी जी, भैंस जी 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 जी, भैंस के नाक से टेम्परेचर इन्होंने चेक कराया उसका? जी। क्या आपने तापमान चेक कराया अपनी भैंस का? नाक से पानी गिर रहा है। क्या आपने अपनी भैंस का तापमान चेक कराया इस दौरान? बुखार चेक कराया? बुखार चेक कराया क्या आपने? चलिए, राजकुमार जी, लगता है संपर्क टूट गया। राजकुमार जी का सवाल है, उनकी भैंस के नाक से पानी गिर रहा है। डॉक्टर रियाज जी, सामान्य है, पता नहीं क्यों सर्दी में गिर रहा है। जी, तापमान सामान्य है। डॉक्टर साहब, देखिए, ये जो नाक से पानी आना, ये एक तरीके का ठंड का ही लक्षण है, और ठंड के प्रकोप में इनकी भैंस आई है, उसे शीतलहर लगी है, या इन्होंने ठंडा पानी पिलाया है, या और जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ है, ठंड का प्रकोप है जिसकी वजह से नाक से उसको पानी आ रहा है। इसके लिए बॉडी टेम्परेचर सुबह शाम चेक कराएं और उसको गर्म वातावरण में रखें, हीटर वगैरह चला के रखें, ब्लोअर चला के रखें उसके पास में, और पीने के लिए गुनगुना पानी दें, और उसके शरीर के ऊपर किसी बोरे या अन्य गर्म कपड़े की झोल उसको पहना दें, और यदि धूप निकलती है तो उसको धूप में भी बिठाएं। और इसके अलावा भी अगर उसमें आराम नहीं होता है तो आप एक देसी उपचार कर सकते हैं। काली मिर्च थोड़ी सी लेनी होगी, और थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां लेनी होंगी, और थोड़ा सा एक टुकड़ा अदरक का लेना होगा। इसको सबको पीस के, कुचल के, और इसको पानी में उबाल के इसका काढ़ा बना लें, और थोड़ा सा गुड़ मिला के ये काढ़ा उसको दिन में 3 बार पिलाएं। आपकी भैंस, मैं समझता हूँ, इससे सही हो जाएगी। जी, तो आपकी भैंस सुरक्षित और स्वस्थ रह सकती है। आप इस तरीके का अपनाकर अपनी भैंस को सुरक्षित कीजिए, यही हम आपसे कामना करते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब, एक दर्शक हैं जिनका सवाल आया है राजगढ़ मध्य प्रदेश से। राजेश नाम है इनका। ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने पशु को कैल्शियम के लिए क्या चूने का पानी दे सकता हूँ, और दे सकता हूँ तो कैसी मात्रा में दूँ? देखिए, कैल्शियम के लिए चूने का पानी दिया तो जा सकता है, लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो वो नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि चूने को पहले कई प्रकार से विधि से उसको बुझाया जाता है, उसको खाने योग्य बनाया जाता है। यदि आपके पास में उतनी एक्सपर्टीज है, आप कर पाते हैं, तो निश्चित आप दे सकते हैं। अन्यथा उसको चूने के अलावा कैल्शियम के लिए चूना आप देने की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम के साथ में उसमें कुछ दूसरी चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, अन्य विटामिन भी चाहिए
होते हैं, जैसे विटामिन डी चाहिए होता है, इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी आवश्यकता होती है। तो बेहतर तो यही रहेगा कि आप उसको कोई बाज़ार में जो उपलब्ध कई सारे कंपनियों के बनाए हुए कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, आप उसको किसी को दीजिए। लेकिन यदि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अच्छे से सीखना होगा कि चूने को किस प्रकार से बुझाया जाता है और किस प्रकार से उसको खाने योग्य बनाया जाता है, तब उसके बाद उसकी थोड़ी मात्रा आप प्रयोग में ला सकते हैं। जी, तो किसी भी चूने का इस्तेमाल करने से पहले या चूने के पानी का इस्तेमाल करने से पहले बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है और इस विषय में अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे तो आपके पशुधन को काफ़ी नुकसान हो सकता है और आपको भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु चिकित्सालय से संपर्क जरूर करें, तभी आपका पशुधन सुरक्षित रहेगा और आप भी अच्छा मुनाफा लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार चर्चा फिर से जारी है, आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से रुख करते हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता जी का। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, अब बात करते हैं मुर्गी पालन में टीके को लेकर। भारत सरकार और अगर हम बात करें पशुपालन विभाग द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं कि कौन कौन से टीकाकरण कराने अनिवार्य हैं ठंड के मौसम में, और जिस तरीके से ठंड अब धीरे धीरे सीजन खत्म होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे मौसम में कौन से टीकाकरण बहुत आवश्यक है? क्या मौसम के शुरू होने से पहले टीकाकरण करा लेना चाहिए या बीच में भी करा सकते हैं? क्या क्या टीका की व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, टीकाकरण का एक बहुत ही विशेष योगदान है मुर्गी पालन में, क्योंकि जब भी मुर्गी पालन करते हैं तो वो हजारों की संख्या में मुर्गियों को रखते हैं, और यदि एक भी मुर्गी बीमार हो जाती है तो वही बीमारी सारी मुर्गियों में फैलने के चांस हो जाते हैं और किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बीमारी आने से ही पहले उसका बचाव बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम मुर्गी पालन में एक एक मुर्गी का इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब भी हमें पता लगता है कि ये मुर्गी बीमार है या हमें मुर्गी की बीमारी का कारण पता लगता है या कौन सी बीमारी है, तो हमें उस अकेली मुर्गी को नहीं, हमें सारी मुर्गियों का इलाज करना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए जो भी किसान भाई हैं वो टीकाकरण का जरूर ध्यान रखें। मुर्गी का जो टीकाकरण होती है वो मौसम संबंधी कम, उनके अवस्था संबंधी ज्यादा होता है कि मुर्गी को हम किस अवस्था में रखे हुए हैं। जब मुर्गी छोटी है तो उसके टीकाकरण अलग रहेगा, जब मुर्गी बड़ी हो गई है, अंडा देने लगी है, तो उसका टीकाकरण अलग होगा। ऐसे ही ये तो अंडे वाली मुर्गी की बात हो गई। यदि हम ब्रॉयलर मुर्गी, जो भी किसान ब्रॉयलर मुर्गी पाल रहा है, तो उसके भी जैसे ब्रॉयलर मुर्गी की लाइफ बड़ी छोटी होती है, वो 35 दिन में 2 किलो का हो जाता है और हम लोग मार्केट में उसको बेच देते हैं। तो उस 35 दिन के बीच में हमें उसके लगभग 4 तरीके के टीके हमें उसको लगाने पड़ते हैं। शुरू में मैरिक बीमारी का टीका लगाना पड़ता है, उसके बाद रानीखेत का, उसके बाद एक जो बीमारी होती है IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज का, और एक इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। तो ये कुछ बीमारियां हैं, विशेषकर 3 या 4 बीमारी के टीके हम लोग कवर करते हैं ब्रॉयलर में। यदि हम बात करें लेयर मुर्गी, वो होती है जिसको हम अंडे के लिए पालते हैं। उसको हमें लगभग 18 से 20 हफ्ते तक पहले पालना पड़ता है, और जब वो 18 से 20 हफ्ते की हो जाती है तब वो मुर्गी अंडे देना स्टार्ट करती है। लेकिन हमें उसकी जो भी टीकाकरण वो हमें शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे पहले मैरिक बीमारी का टीका हो गया, उसके बाद रानीखेत की बीमारी का टीका हो गया, उसके बाद इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का टीका हो गया, IBD का टीका हो गया है। उसके बाद धीमे धीमे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो जैसे 7वें या 8वें हफ्ते में हम इन्फेक्शियस कोराइजा का टीका लगाते हैं, उसके बाद फाउल पॉक्स का टीका लगाते हैं।
जैसे जैसे मुर्गियां बड़ी होती हैं, टीका जो भी बीमारी है उनकी जो टीकाकरण की संख्या कम होती जाती है। उसके बाद जो विशेषतः बीमारी बचती है वो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस या फिर रानीखेत की बीमारी है, जिसके हम टीकाकरण रिपीट करते जाते हैं। जैसे जैसे मुर्गी बड़ी होती जाती है, केवल 2 या 3 बीमारियों के बाद में हम लोग टीका लगाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में ऐसा नहीं, सर्दियों के मौसम में यदि हमें ध्यान ही रखना है तो उनका डीवॉर्मिंग जरूर कराए। मुर्गियों को जो भी कृमिनाशक, जो कीड़े मारने की दवाई होती हैं, वो जरूर सर्दियां स्टार्ट होने से पहले उनको दे दें, जिससे मुर्गियों को जो भी उनकी इम्यूनिटी एक तरीके से बनी रहे, या फिर वो जो भी फीड खा रही हैं उसको अच्छी तरह से वो हजम कर पाए, उसका अच्छी तरह से पोषण उनको पूरी तरह से मिल पाए। तो इसलिए कृमिनाशक का उपयोग जरूर करें। डीवॉर्मिंग अपनी मुर्गियों की जरूर करा दें, जिससे वो अच्छी तरह से फीड खा के उसको उत्पादन में कन्वर्ट कर पाए। जी, तो इन टीकाकरण का भी आप ध्यान रख सकते हैं, कितने प्रकार के टीकाकरण होते हैं और किन किन अवस्था में होते हैं, इसका भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मंजीत हैं रेवाड़ी हरियाणा से। मंजीत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए आप। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है जी, हमारी गाय है जी 4 साल की, वो एक बार ब्याह ली और वो जीभ बहुत ज्यादा, जब चरा कर लेना तो खाली टाइम में जीभ ही निकालती रहे दोनों साइड में। जी, डॉक्टर रियाज जी, इनकी गाय है और 4 साल की इनकी गाय है, इनकी गाय को कुछ समस्या है? मेरा सवाल है जी, गाय 4 साल की गाय है और वो जीभ बहुत ज्यादा निकालती है। जीभ बहुत ज्यादा बाहर निकालती है। अच्छा, आपने उसका टीका वो करवाया, उसमें डिवर्मिंग करवाई, पेट के कीड़ों की दवा दी है उसको? संपर्क टूट गया डॉक्टर रियाज जी। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा निकाल रही है। देखिए, ये एक पेट के कीड़े हो सकते हैं, उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और कई बार पशु फिर उसके बाद में मिट्टी चाटने लगता है या दीवार को चाटने लगता है, या कई बार जो चीज़ें नहीं खानी है ऐसी चीज़ों को भी, कंकड़ पत्थर को भी खाने लगता है। तो ये पेट में कीड़े होने का भी एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा उसके शरीर में कई सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले उसको पेट के कीड़ों की दवा दें, और अल्बेंडाजोल एक दवा आती है, कई सारे अलग अलग नामों से बाजार में उपलब्ध होती है। उसकी आमतौर पे एक वयस्क पशु को 3000 mg की गोली दी जाती है। तो आप वो कृमिनाशक दे सकते हैं उसको। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर आप कोई ले सकते हैं बाजार से, और उसको 50-50 ग्राम सुबह शाम उसको खिलाएं। तो अगर इन दोनों में से किसी कारण से उसमें ये समस्या आ रही है तो सही हो जाएगी। इसके अलावा उसमें एक हैबिट भी हो सकती है। कई सारे पशुओं में कई प्रकार की हैबिट्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की आदतें होती हैं। तो अगर इट्स बिकॉज ऑफ हैबिट की वजह से है, तब तो शायद ये उससे लाभ ना हो, लेकिन किसी डेफिशिएंसी से या पेट के कीड़ों की वजह से है तो निश्चित ही आपको लाभ होगा उसमें। जी, तो आप इस तरीके से मंजीत जी अपनी जो गाय है उसकी देखभाल कर सकते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इन समाधान को इस्तेमाल कर अपनी गाय को सुरक्षित कर पाएंगे। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। रोहित जी, एक दर्शक है हमारे धर्मेंद्र उत्तर प्रदेश से हैं, उनका सवाल है कि उनकी जो मुर्गियां हैं उनको दस्त लग गए हैं, तो क्या उन मुर्गियों को वो अलग रखें और दस्त का समाधान कैसे करें? जी, मुर्गियों को दस्त जो लग गए हैं वो इस मौसम में भी लग जाते हैं, और उसके अलग से कारण भी हो सकते हैं। और दस्त भी बहुत तरीके के होते हैं। सफेद दस्त रहता है, एक लाल दस्त होता है जो कॉक्सिडियोसिस की वजह से होता है। जो सफेद दस्त है वो प्लूरम बीमारी की वजह से हो सकता है। तो हमें पहले से ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उनको कि किस तरीके की जो भी बीट आ रही है उनकी, उसका कलर क्या है। यदि ग्रीन डायरिया भी हो जाता है, जो रानीखेत की बीमारी में हो जाता है, तो इनके कलर से बहुत सारी चीजें हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि इनमें कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी संभव है, क्योंकि उसका कलर ही अंदर क्या उसकी बॉडी में चल रहा है, जिससे हमें पता लग पाएगा कि उसमें क्या क्या बीमारी है। और इस मौसम में कॉक्सिडियोसिस की दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि लिटर गीला है, जो भी बिछावन है वो गीली है, तो उसकी वजह से भी कॉक्सिडियोसिस की दिक्कत हो जाती है। तो उस समय जो भी दस्त है वो लाल रंग के हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा खून वगैरह भी आने लगता है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले हमें बीमारी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी है, उसके हिसाब से फिर हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। और जब भी हम देखते हैं कि किसी मुर्गी को यह समस्या है, तो उसको जितनी जल्दी हो सके
उसको अलग कर दें तो वो ज्यादा अच्छा है, जिससे बीमारी ज्यादा मुर्गियों में नहीं फैलेगी, और तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट कराएं। और ट्रीटमेंट कराना है तो आपको सारी मुर्गियों को ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बैक्टीरिया या वायरस कितनी मुर्गियों के अंदर अभी है, और जिसने अभी तक लक्षण दिखाना स्टार्ट नहीं किया है तो उनका ट्रीटमेंट सारी मुर्गियों का एक साथ कराना पड़ेगा। बहुत बेहतर आपने समाधान बताया डॉक्टर रोहित गुप्ता जी। कीमती समय निकालकर आपने हमारे मुर्गी पालकों के लिए जो महत्वपूर्ण जानी और बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों के लिए साझा की है। उम्मीद करेंगे इन सभी जानकारियों से हमारे मुर्गी पालक फायदा लेंगे, और आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालकर समय साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर रियाज जी का रुख करते हैं। आखिर डॉक्टर रियाज जी, समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा कम शब्दों में, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के लिए जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण सलाह आप देना चाहेंगे। देखिए, जैसे हमने टॉपिक की शुरुआत की थी आवाज़ से, तो उस पर कुछ बिंदु नहीं हो पाए। उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, इस सर्दी के मौसम में अगर आपको पशु आवास का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि उसमें खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो शीत लहर आके डायरेक्टली पशु को ना लगे, उसके लिए उसकी खिड़कियों पर पर्दे डाल दें, दरवाजों पर पर्दे डाल दें। और यदि खुली हुई पशुशाला है चारों तरफ से, तो उस पर कुछ बोरे इत्यादि टांग कर वहाँ पे डायरेक्टली उसमें ठंडी हवा पशु के शरीर को ना लगे, तो वैसी व्यवस्था करें। दूसरी चीज़, पशु को अंदर बांध के ही नहीं रखना है, पशु को थोड़ी धूप भी लगनी चाहिए। तो दिन में जब भी धूप निकले, 1-2 घंटे के लिए पशु को बाहर धूप में जरूर निकालें। तीसरा बिंदु है, केवल पशु को ही धूप की आवश्यकता नहीं है, पशुशाला को भी धूप की आवश्यकता है। तो जब धूप निकले उस वक्त पे खिड़कियां दरवाजे खोल दें, पर्दों को हटा दें। पशुशाला के अंदर पूरी धूप जानी चाहिए और वो सूखना चाहिए अच्छे से। जब पशुशाला में धूप जाती है, सूखती है, तो उससे अंदर किसी भी प्रकार के रोगाणु और जीवाणु नहीं पनप पाते हैं, जिससे कि बीमारियों से बचाव होता है। इसके अलावा पशुशाला के आसपास में यदि पेड़ हैं तो उन पेड़ों की छटाई कर दें, ताकि वो धूप को ना रोके। पशुशाला के ऊपर पूरी धूप आनी चाहिए। और इसके अलावा अन्य भी कई चीज़ें हैं जो कि आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि यदि आप अपने पशुओं को चरने के लिए भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, तो तालाब और नदियों के किनारे इस समय पशुओं को ना भेजें, और नमी वाली और गीली जगहों पर पशुओं को ना भेजें। यदि पशु तालाब के और ठंडी स्थानों पर जाएगा तो उसको बीमारी के चांसेस लहर लग सकती है और ठंड का प्रकोप हो सकता है। तो एक कुल मिलाकर इन तमाम बातों का हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो ध्यान रखें, न केवल पशुधन का बल्कि पशुशाला है उसको भी किस तरीके से आप संयमित तरीके से संयोजित करके उसका देखभाल करें। ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण है पशुपालन के क्षेत्र में और पशुधन को सुरक्षित रखने, स्वस्थ रखने में। डॉक्टर रियाज जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में पहुंचे और बहुत बेहतरीन महत्वपूर्ण जानकारी पशुपालकों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारियों से हमारे पशुपालक भाई लाभ लेंगे। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। अगला विषय कौन सा रहेगा, आइए एक बार नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि हेलो किसान के अगले अंश में हम किस बार बात करेंगे। मोटे अनाज की खेती, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और साथ ही साथ शीतकालीन फूलों की खेती कैसे कर सकते हैं और कैसे फूलों की खेती से आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इन दोनों विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पता क्या करना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही साथ आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके अपने सवाल, अपने संशय दर्ज करा सकते हैं। कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए आप, 1800-1130-60, और ये सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा ही इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप दोबारा से उस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान की YouTube चैनल पर। वहां पर भी कार्यक्रम हेलो किसान को आप कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।